आज हम आपको एक एक्शन और एडवेंचर फिल्म द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो की कहानी बताने जा रहे हैं। कहानी शुरू होती है सन 1814 में, जब एक फ्रेंच बिजनेसमैन जहाज के कुछ लोग एल्बा आइलैंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जहाज के फर्स्ट ऑफिसर फिलिप डैंगलर्स को यह फैसला सही नहीं लगता, लेकिन कैप्टन की हालत गंभीर है, वो कोमा में हैं और उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। एल्बा वही जगह है जहां फ्रेंच जनरल नेपोलियन बोनापार्ट को एग्जाइल्ड किया गया है। ब्रिटिश सोल्जर हर समय आइलैंड पर निगरानी करते हैं और किसी को भी पास आने पर गोली मार देते हैं। इसके बावजूद जहाज का सेकंड ऑफिसर एडमंड डांटेस और कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव फर्नांड मोंडेगो आइलैंड के किनारे पर पहुंचते हैं। फर्नांड को यह काम करना पसंद नहीं, लेकिन एडमंड कैप्टन की मदद करने पर जोर देता है। तभी उन्हें ब्रिटिश सोल्जर्स दिखते हैं जो उन्हें वार्निंग देने के लिए फायर करते हैं। इससे पहले कि सिचुएशन और खराब हो, नेपोलियन खुद वहां आ जाते हैं। वो सोल्जर्स को शांत करते हैं और एडमंड और फर्नांड की हेल्प करते हैं। नेपोलियन प्रॉमिस करते हैं कि वो एडमंड के कैप्टन के इलाज का इंतजाम करेंगे। रात में नेपोलियन एडमंड को अकेले बुलाते हैं। वो एडमंड की वफादारी से खुश होते हैं और उसे एक काम देते हैं। नेपोलियन एडमंड को एक चिट्ठी देते हैं जिसे एक व्यक्ति मॉन्सियर क्लैरियन तक पहुंचाना है। वो बताते हैं कि मॉन्सियर क्लैरियन खुद चिट्ठी लेने आएगा। नेपोलियन एडमंड से वादा करवाते हैं कि वह इस चिट्ठी के बारे में किसी से भी बात नहीं करेगा, यहाँ तक कि अपने करीबी दोस्त से भी नहीं। लेकिन फर्नांड उनकी बातचीत को चुपके से देख रहा होता है। अगले दिन जहाज का क्रू आइलैंड छोड़ देता है क्योंकि कैप्टन की डेथ हो जाती है। वे मार्सिले वापस लौटते हैं जहां जहाज कंपनी का ऑफिस है। वहां उनके बॉस मॉरेल को पूरी यात्रा और एल्बा आइलैंड के खतरनाक रास्ते के बारे में बताया जाता है। मॉरेल एडमंड से बहुत अफेक्टेड होता है और उसे जहाज का नया कैप्टन बना देता है। लेकिन यह बात फिलिप को बुरी लगती है क्योंकि वह दूसरे नंबर पर था और उसे कैप्टन बनना चाहिए था। गुस्से में आकर फिलिप अपनी नौकरी छोड़ देता है। इसके बाद एडमंड अपनी गर्लफ्रेंड मर्सिडीज से एक समुंदर किनारे के किले में मिलता है और उसे यह खुशखबरी बताता है। एडमंड उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसके पास न ज्यादा पैसा है और न ही कोई खास अंगूठी। एडमंड की खुशी तब बढ़ जाती है जब मर्सिडीज खुद एक धागे की अंगूठी बनाती है और उसे पहन लेती है। यह उनके सच्चे प्यार का साइन होता है। हालांकि वहीं पर मौजूद फर्नांड इस पूरे वाकये से खुश नहीं दिखता। फर्नांड एडमंड की खुशकिस्मती से जलने लगता है। नशे में वह फिलिप को नेपोलियन की चिट्ठी के बारे में बता देता है। यह चिट्ठी एडमंड को फ्रेंच गवर्नमेंट के खिलाफ देशद्रोही के जुर्म में फंसा सकती है। इसके बाद सीन बदलता है। एडमंड मर्सिडीज और उसके डैड के साथ डिनर कर रहा होता है। वे सभी एडमंड के जहाज के नए कैप्टन बनने की खबर से बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। तभी राजा के सोल्जर वहां आ जाते हैं। वे एडमंड को अरेस्ट कर लेते हैं और उसे शहर के मेन मजिस्ट्रेट जे पॉट एफ विलफोर्ट के पास ले जाते हैं। मजिस्ट्रेट को नेपोलियन की चिट्ठी के बारे में पहले से जानकारी होती है। वह एडमंड से चिट्ठी के बारे में पूछताछ करता है। एडमंड, जो पढ़ लिख नहीं सकता, सच्चाई बताता है कि उसके पास चिट्ठी है, लेकिन उसे पता नहीं कि उसमें क्या लिखा है। एडमंड वह चिट्ठी मजिस्ट्रेट को सौंप देता है। मजिस्ट्रेट चिट्ठी पढ़ता है और पाता है कि उसमें एल्बा के आसपास ब्रिटिश ट्रूप्स की पोजीशन की जानकारी है। यह इंफॉर्मेशन नेपोलियन को भागने और फ्रांस वापस आने में हेल्प कर सकती है। तब सिचुएशन और भी सीरियस हो जाती है जब विलफोर्ट पूछता है कि यह चिट्ठी किसके लिए थी। एडमंड ईमानदारी से जवाब देता है कि यह मॉन्सियर क्लैरियन के लिए थी, लेकिन वह इस व्यक्ति को नहीं जानता। एडमंड को यह नहीं पता होता कि मॉन्सियर क्लैरियन कोई और नहीं बल्कि विलफोर्ट का डैड है। विलफोर्ट के डैड ओल्ड रेजिम का सपोर्टर है। मजिस्ट्रेट विलफोर्ट, जिसने नेपोलियन के बाद फ्रांस में एक प्रेस्टिजियस पोजीशंस पाने के लिए अपने डैड का साथ छोड़ दिया था, यह सच जानकर हैरान रह जाता है। वह तुरंत चिट्ठी जला देता है और एडमंड से पूछता है कि क्या उसने इसके बारे में किसी और को बताया है। बेचारा एडमंड कहता है कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया। इसके बावजूद विलफोर्ट उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है। फॉर्चुनेटली एडमंड किसी तरह वहां से भाग निकलता है और अपने सबसे करीबी दोस्त फर्नांड के पास हेल्प के लिए पहुंचता है। लेकिन फर्नांड उसे बताता है कि उसने एडमंड को चिट्ठी के साथ देखा था और जब एडमंड सो रहा था तब उसने चिट्ठी पढ़ ली थी। एक चौंकाने वाले मोड़ में फर्नांड अपने दोस्त से गद्दारी करता है और उसे ऑफिशियल्स को सौंप देता है। थोड़े समय बाद एडमंड को एक खतरनाक जेल चैटो डी ईव
भेज दिया जाता है। यह जेल एक आइलैंड पर स्थित है। यह जेल इतनी खतरनाक है कि यहाँ से आज तक कोई भी भाग नहीं सका है। जेल में पहुंचने के बाद एडमंड को जेल के सैडिस्टिक वार्डन के सामने लाया जाता है। वह एडमंड को इतनी बेरहमी से मारता है कि वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद एडमंड को एक अंधेरे कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जहाँ एक छोटी सी विंडो से मुश्किल से रोशनी आती है। कोठरी का लकड़ी का दरवाजा सिर्फ साल में एक बार खुलता है। खाने की हालत इतनी खराब है कि उसे कुत्ते भी न खाएं। एडमंड पूरी तरह अकेला होता है। उसके पास बात करने वाला कोई नहीं है और वह कभी बाहर नहीं जा सकता। 6 साल बीत जाते हैं और एडमंड हर दिन दर्द और तकलीफ सहता है। वह भगवान पर से विश्वास खोने लगता है और सुइसाइड करने की कोशिश भी करता है, लेकिन खुद को रोक नहीं पाता। हर नए साल पर जेल का वार्डन आता है और एडमंड की पिटाई करता है। इस क्रूर जेल में हर कैदी की यही हालत होती है। एक दिन जब एडमंड निराश होकर अपनी कोठरी में पड़ा होता है तो एक चमत्कार होता है। उसे फर्श के नीचे से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जल्द ही एक बूढ़ा आदमी फर्श में से बाहर निकलता है। वह अपना नाम फारिया बताता है। वह एक कैदी है जो पिछले 11 साल से चैटो डीईफ में बंद है। फारिया उसे बताता है कि वह एक सुरंग खोद कर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एडमंड की क्लोजेट में पहुंचकर उसे एहसास होता है कि उसने गलत डायरेक्शन में खुदाई कर दी। हालांकि इसके बाद भी फारिया 8 साल और तक एक नई सुरंग खोदने का प्लान बनाता है और एडमंड को उसमें इन्वॉल्व होने के लिए कहता है। फारिया एडमंड को यह प्रॉमिस करता है कि वह उसे पढ़ाई और वॉर स्किल्स सिखाएगा। एडमंड, जिसके पास समय ही समय है और करने को कुछ नहीं है, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। साल गुजरते जाते हैं और एडमंड अपना ज्यादातर समय फारिया की कोठरी में बिताने लगता है। वह बूढ़े आदमी से मिलने वाला हर नॉलेज धीरे धीरे सीखता है। जेल के गार्डों से बचने के लिए एडमंड हर दिन सुरंग के रास्ते अपनी कोठरी में वापस जाता है। एक बार जब गार्ड खाना देने आते हैं और दूसरी बार जब वे कचरे की बाल्टी लेने आते हैं। दोनों मिलकर सुरंग खोदते रहते हैं और खोदी हुई मिट्टी को कचरे की बाल्टी में डाल देते हैं। उन्हें पता है कि गार्ड घिन के कारण कभी उस बाल्टी को चेक नहीं करेंगे। एक दिन बातचीत के दौरान एडमंड फारिया को अपनी कहानी बताता है। वह बताता है कि कैसे मजिस्ट्रेट ने पहले उसे सभी ब्लेम से मुक्त कर दिया था, लेकिन बाद में उसे फिर से अरेस्ट कर लिया। एडमंड यह भी याद करता है कि मजिस्ट्रेट ने उस चिट्ठी को जला दिया जब उसे पता चला कि वह मॉन्सियर क्लैरियन के लिए थी। फारिया सजेशन देता है कि मजिस्ट्रेट ने इतनी इम्पोर्टेंट देशद्रोह की चिट्ठी को क्यों जलाया। इसके पीछे कोई गहरी वजह होनी चाहिए। एडमंड फारिया की बातों पर विचार करता है और टुकड़ों को जोड़ने लगता है। उसे धीरे धीरे समझ आता है कि मॉन्सियर क्लैरियन मजिस्ट्रेट का डैड था, जो कभी नेपोलियन की आर्मी में कर्नल रह चुका था। अब एडमंड के लिए सब कुछ साफ हो जाता है। फारिया एडमंड के इस पॉलिटिकल एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग की तारीफ करता है। कुछ और सालों के बाद उनकी सुरंग आखिरकार जेल की बाहरी सीमा तक पहुंच जाती है, जहां एक पेड़ की जड़ें हैं। अब उन्हें केवल 1 महीने और ऊपर की खुदाई करनी है, लेकिन इस दौरान एक ट्रेजिक इंसिडेंट हो जाता है। सुरंग की छत का हिस्सा टूटकर फारिया पर गिर जाता है। एडमंड किसी तरह फारिया को बचा लेता है, लेकिन बूढ़े आदमी को गंभीर चोट लग जाती है। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले फारिया अपने स्टूडेंट एडमंड को एक नोटोरियस खजाने के बारे में बताता है, जो कभी उसके मालिकों अमीर स्पाडा फैमिली का था। वह एडमंड को बताता है कि यह अपार दौलत अब भी इटली के तट के पास एक आइलैंड मोंटे क्रिस्टो में दफन है। फारिया एडमंड को एक नक्शा सौंपता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि इस खजाने का यूज गरीबों की भलाई के लिए करे। इस ट्रैजिक इंसिडेंट के बाद एडमंड फारिया की बॉडी को सुरंग में छिपाकर उसकी कोठरी में खींच लाता है। थोड़ी देर बाद गार्ड वहां आते हैं और बूढ़े आदमी की लाइफलेस बॉडी देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि फारिया की नेचुरल कॉजेज से डेथ हुई है। गार्ड उसके शरीर को कफन में लपेटते हैं और वार्डन को इन्फॉर्मेशन देने के लिए चले जाते हैं। कुछ समय बाद गार्ड और वार्डन मिलकर फैसला करते हैं कि बॉडी को समुद्र में फेंक दिया जाए। अगले सीन में गार्ड कफन में लिपटे शरीर को जेल से बाहर ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे उसे फेंकने के लिए 3 तक गिनने की तैयारी करते हैं, एक चौंकाने वाली घटना होती है। कफन के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है और वार्डन की कमर से लटक रही चाबी को पकड़ लेता है। इसके बाद बॉडी और वार्डन दोनों समुद्र में गिर जाते हैं।
यह पता चलता है कि यह एडमंड था जिसने यह प्लानिंग बनाई थी। एडमंड ने फारिया की बॉडी को अपनी कोठरी में छिपा दिया था और खुद कफन के अंदर छिप गया था। पानी में गिरने के बाद एडमंड अपनी जंजीरों से फ्री हो जाता है और जल्दी से वार्डन को बांध देता है। वार्डन अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एडमंड इंश्योर करता है कि वह समुद्र में डूबकर मर जाए। अब फ्री प्रिजनर्स एडमंड तैरते हुए पास के एक आइलैंड पर पहुंचता है। कई सालों की इम्प्रिजनमेंट के बाद आज़ादी पाने की खुशी से वह ओवरवेल्म्ड हो जाता है। कुछ वीक्स बाद एडमंड मार्सेई पहुंचता है और अपनी पुरानी शिपिंग कंपनी के मालिक मिस्टर मॉरेल से मिलता है। एडमंड, जो अब अपनी लंबी कैद के कारण पूरी तरह बदला हुआ दिखता है, अपनी पहचान छुपाने के लिए झूठी कहानी बनाता है। वह खुद को एडमंड का एक दोस्त बताकर मिस्टर मॉरेल से उसके परिवार के बारे में पूछता है। मिस्टर मॉरेल दुखी होकर बताते हैं कि एडमंड के देशद्रोह के ब्लेम के बाद उसके पिता ने सुसाइड कर ली। वे यह भी बताते हैं कि यह आरोप मजिस्ट्रेट ने लगाया था, जिसे इसके बदले पेरिस का चीफ प्रोसिक्यूटर बना दिया गया। इसके अलावा मिस्टर मॉरेल बताते हैं कि किसी ने मजिस्ट्रेट के डैड का भी मर्डर कर दिया था। मानो ये सब काफ़ी नहीं था। एडमंड को यह जानकर झटका लगता है कि उसकी प्रेमिका मर्सिडीज ने फर्नांड से शादी कर ली और पेरिस चली गई। अब बदले की आग से इंस्पायर्ड होकर एडमंड मोंटे क्रिस्टो आइलैंड पर जाने का फैसला करता है। वह एक मजदूर को काम पर रखता है और दोनों फारिया के नक्शे का यूज करके आइलैंड पर जाते हैं। कई दिनों और रातों की तलाश के बाद वे अंत में एक गुफा में छिपा हुआ खजाना ढूंढ लेते हैं। यह खजाना सोने के सिक्कों और गहनों के बक्सों से भरा होता है, जो एंडलेस लगते हैं। दोनों खजाने का जितना पॉसिबल हो सकता है उतना लेकर पेरिस की ओर रवाना होते हैं। कुछ महीनों में एडमंड पेरिस के एरिस्टोक्रेट क्लास में खुद को काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के रूप में एस्टैब्लिश्ड कर लेता है। वह शहर के सेंटर में एक शानदार पैलेस खरीदता है और रेगुलर फॉर्म से लैविश पार्टीज देता है। इन पार्टियों में वह शहर के सभी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज को इनवाइटेड करता है, जिनमें मेन प्रोसिक्यूटर विलफोर्ट, डांगलर्स और मोंडेगोस शामिल हैं। जब हर कोई उसकी पार्टियों में शामिल होता है, लेकिन एडमंड का पुराना दोस्त और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कभी नहीं आते। जल्द ही एडमंड को पता चलता है कि मोंडेगो फैमिली भारी कर्ज में डूबी हुई है और इसका कारण फर्नांड की जुआ खेलने की आदत है। एडमंड अपने आदमियों को पेरिस का सबसे बड़ा बैंक खरीदने का ऑर्डर देता है और फिर सभी शिपिंग कंपनियों को मोंडेगो फैमिली के साथ बिजनेस बंद करने के लिए मना लेता है। कुछ वीक्स बाद काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो को पता चलता है कि फर्नांड और मर्सिडीज का एक बेटा है जिसका नाम अल्बर्ट है। एडमंड को यह जानकर गहरा दुख होता है कि फर्नांड और मर्सिडीज का एक बेटा है, लेकिन वह इस मौके को अपने फायदे के लिए यूज करने का फैसला करता है। वह अपने आदमियों को अल्बर्ट की किडनैपिंग करने का ऑर्डर देता है और फिर खुद उसकी जान बचाकर हीरो बन जाता है। जब अल्बर्ट घर लौटता है तो वह अपने पेरेंट्स को बताता है कि काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो ने उसकी जान बचाई। इस इवेंट के बाद एडमंड मोंडेगो फैमिली का ट्रस्ट जीतने में सक्सेस हो जाता है। इसके बाद फर्नांड अपने बेटे की बर्थडे की पार्टी देने का फैसला करता है और काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो को भी इनवाइटेड करता है। पार्टी में जब एडमंड पहुंचता है तो कोई भी उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि अब वह एक बेहद रिच एंड रॉयल इंसान नजर आता है। हालांकि मर्सिडीज जो पार्टी में मौजूद होती है, एडमंड को उसकी छोटी छोटी आदतों से पहचान लेती है, जैसे कि बालों को लापरवाही से घुमाना। यह साफ होता है कि मर्सिडीज अब भी एडमंड से प्यार करती है और उसका सामना करती है, लेकिन काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो यह दावा करता है कि एडमंड डांटे अब मर चुका है और पार्टी छोड़कर चला जाता है। एडमंड यह नहीं समझ पाता कि मर्सिडीज ने कभी एडमंड का पूरा नाम नहीं लिया था, जो केवल गिने चुने लोगों को ही पता था। कुछ दिनों बाद एडमंड एक और प्लान बनाता है। वह मजिस्ट्रेट से बात करता है और जानबूझकर यह रेवलेशन करता है कि उसने स्पाडा का खजाना ढूंढ लिया है और वह इसे मार्सेली के जरिए से भेज रहा है। मजिस्ट्रेट, जो अपनी करप्ट टेंडेंसीज के लिए जाना जाता है, इस जानकारी को फर्नांड और फिलिप के साथ साझा करता है। एडमंड को पहले से ही पता होता है कि ये दोनों एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करेंगे। जैसा उसने सोचा था, जब खजाने का सामान पहुंचता है तो फिलिप सभी को धोखा देकर खजाने का बड़ा हिस्सा खुद लेने की कोशिश करता है, लेकिन एडमंड तुरंत पुलिस के साथ वहां पहुंचता है और फिलिप को अरेस्ट करवा देता है।
फिलिप पर खजाना चुराने का ब्लेम लगता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। कुछ समय बाद एडमंड विलफोर्ड से एक पब्लिक स्टीम बाथ में मिलता है। वह मजिस्ट्रेट से पूछता है कि उसने मर्सिडीज से क्यों झूठ बोला था कि एडमंड को फांसी पर लटका दिया गया था। यह सुनकर मजिस्ट्रेट हैरान रह जाता है कि काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो को यह सब कैसे पता है। फिर भी मजिस्ट्रेट घमंड से स्वीकार करता है कि उसने फर्नांड को अपने डैड को मारने के लिए उकसाया था। इसके बदले उसने मर्सिडीज को बताया कि उसके प्रेमी को फांसी दे दी गई थी, जिससे उसे फर्नांड से शादी करने के लिए मजबूर किया। मजिस्ट्रेट का मानना था कि कोई भी उसके क्राइम को साबित नहीं कर सकता। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि मोंटे क्रिस्टो ने इस पूरी साजिश की पहले से ही योजना बनाई थी और बात के पर्दे के पीछे कई पुलिस ऑफिसर छिपे हुए थे। इसके बाद मजिस्ट्रेट को उसके पिता को मारने की साजिश करने के ब्लेम में अरेस्ट किया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। अगले सीन में मर्सिडीज मोंटे क्रिस्टो के घर पहुंचती है और कहा कि वह जानती है कि वह एडमंड है। वह यह सवाल करती है कि मोंटे क्रिस्टो को यह कैसे पता चला कि एडमंड डांटे अब जिंदा नहीं है, क्योंकि उसका सरनेम बहुत कम लोगों को ही पता था। अपनी बदले की ज्वाला के बावजूद एडमंड अंत में अपनी असली आइडेंटिफिकेशन एक्सेप्ट करता है और मर्सिडीज से पूछता है कि उसने उसका इंतज़ार क्यों नहीं किया। मर्सिडीज अपनी कहानी बताती है और वह उसे वह धागे की अंगूठी दिखाती है जो उसने सालों पहले उसे दी थी। यह देखकर एडमंड बहुत इमोशनल हो जाता है और अंत में वह मर्सिडीज के साथ प्यार करता है। अगले दिन मर्सिडीज अपने डैड से मिलती है और एक चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा करती है। ऑल्बर्ट एडमंड का बेटा है। वह बताती है कि उसने फर्नांड से शादी की थी और यह दावा किया था कि लड़का इनिशियल बर्थ से पैदा हुआ था ताकि अल्बर्ट की असली पैटर्नलिज्म को छिपाया जा सके। यह सुनकर फर्नांड गुस्से से घर से बाहर निकल जाता है और एक छिपने की जगह तक पहुंचता है जहां वह मोंटे क्रिस्टो के खजाने को चुराने के बाद उसे छुपाने की प्लानिंग बना रहा था। हालांकि वहां उसे एडमंड मिलता है जो अब अपनी असली पहचान जाहिर करता है। फर्नांड एडमंड को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन वह जल्दी से तलवार से हमला कर देता है। हालांकि एडमंड, जिसने जेल में कई सालों तक तलवारबाजी की प्रैक्टिस की थी, आसानी से फर्नांड के हमलों को रोक देता है। वह अपने धोखेबाज दोस्त को मारने ही वाला होता है, लेकिन अचानक अल्बर्ट आ जाता है और बीच में आ खड़ा होता है। अल्बर्ट के साथ मर्सिडीज भी आ पहुंचती है और वह जोर से अल्बर्ट की असली पहचान का खुलासा करती है। यह सुनकर फर्नांड समझ जाता है कि वह उस दुनिया में नहीं जी सकता जहां एडमंड के पास सब कुछ है और उसके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए वह एक और बार अटैक करने की कोशिश करता है। वह दोनों कड़ा मुकाबला करते हैं, जो अंत में एडमंड अपनी तलवार को दुश्मन के दिल में घुसेड़ देता है। इसके 3 मंथ्स बाद की सीन में एडमंड अपने पुराने गुरु को होमेज ऑफर्ड करता है। उसने उस जेल को खरीद लिया है ताकि कोई भी कैदी कभी भी उसी क्रूर हालत का सामना न करे जिसमें उसने खुद को भुगता था। अब एडमंड अपने खजाने का यूज ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए करने के लिए डेडिकेटेड है, जैसा कि फारिया ने अपनी डेथ से पहले उसे सलाह दी थी। इस तरह स्टोरी पूरी होती है। अगर आपको ऐसी फिल्में या सीरीज देखना पसंद हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस मूवी की एक्सप्लेन्ड वीडियो चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस मूवी की एक्सप्लेन्ड वीडियो बनाने की। बाय द वे गाइज, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर ही कर देना। शुक्रिया।